पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी। ये कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पर स्नैप से भी हमें नजर आ रहा है एक फ्लैग है, ठीक है, एक फ्लैग पोल है जिसके साथ हम देख रहे हैं कि फ्लैग जो है वो अटैच है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है यानी इसकी बुलंदी बताई गई है जी 17.9 मीटर्स है, ठीक है। अगर ग्राउंड से यानी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक इसको नापा जाए तो ये इसकी मेजरमेंट आती है जी 17.9 मीटर। जबकि अगर सूरज की रोशनी इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर हमें स्नैप में नजर आ रही है इस तरीके से पड़ती है पोल की बिल्कुल ये टॉप ऑफ द पोल सी पॉइंट पे, तो इसका जो इमेज ग्राउंड पे हमें नजर आता है वो ए पॉइंट पे नजर आता है। यानी अगर पोल जो वो बी पॉइंट पर जमीन पर है तो इसका जो इसकी टॉप का जो इमेज आएगा जमीन पर वो ए पॉइंट पे आएगा। तो ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो ये फासला ये बेसिकली इसकी शेडो की लेंथ है, ठीक है। अब ये बता दी गई है कि ये कितनी है जी, हमारे पास ये आ रही है 7 मीटर्स, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि इस वक्त जो सूरज की जो शुआ इस पे आ रही है, रोशनी आ रही है, वो किस एंगल के साथ जो है इसके साथ यानी ग्राउंड के साथ जो है ये बना रही है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी मैं अगर यहाँ से इधर से डाउन से नीचे से ऊपर की तरफ में आता हुआ इस तरह से देखता हूं तो मुझे ये मेजर करना है कि कितने एंगल के साथ में यहाँ से ए पॉइंट से अगर सी पॉइंट को देखना चाहूँ तो कितने एंगल से मुझे रोटेट करना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का एक दफा कंसेप्ट को हम समझते हैं क्या होता है। जैसे फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि ये उसकी नॉर्मल आई पोजीशन है, ठीक है। और अगर उसने किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो ऊपर देखना है, यानी फर्ज करें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं पे कोई, ठीक है। अब एक आई जो है वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसकी वो ये लेवल है, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर इसको अपने लेवल से ऊपर देखने के लिए जारी बात है ये यहाँ पे देखेगा ऐसे, तो ये जो ऊपर रोटेशन बनी इसके ये रोटेशन जो कहलाती है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, ठीक है, एलिवेशन। और इसी तरह अगर किसी चीज को आप ऊपर हैं और वो नीचे है आपकी चीज है कि इंसेक्ट वगैरह कोई चीज पड़ी हुई नीचे और आप इसे देखते हैं तो आपको अब अपने जो आई लेवल से नीचे देखना होगा। तो जितना आप डाउनवर्ड एंगल बनाएंगे इसे डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के हवाले से ये कंसेप्ट बनता है। फिर दूसरी बात कि जैसे हम ये बात जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों, ठीक है, ये लाइंस मैं कहता हूँ ये लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों आपस में क्या है जी पैरेलल, और एक ऐसी लाइन जो कि इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ये जो है लाइन 3 ये बेसिकली ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास अगर लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, तो जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो फिर ये जो हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं इस तरह से ये आपस में क्या बनते हैं जी इक्वल बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इस तरह से भी अगर देखें तो ये एंगल जो हमारे पास बनेगा, फिर अगर मैं इस तरह से बनाऊं ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे जो कि आपस में मेजरमेंट में बराबर बनते हैं। चूंकि लाइंस जो है ये आपस में पैरेलल है, लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है जी पैरेलल है। अब देखें अगर मैं ये एंगल और यहाँ यानी और इसी लाइन के साथ बिल्कुल ए बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल जो है जिसको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा हूँ और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है जिसे चले मैं बीटा कह देता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बराबर बनेंगे। यानी ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से क्या बनेंगे जी बराबर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड कर सकते हैं और इसी से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये एक हमारे पास बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये हम जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। फिर इसमें इसकी जो साइड्स की रेशियोज उनको कुछ हमने खास नाम दिए थे, जैसे हमने कहा था कि वो साइड जो कि 90 डिग्री के सामने हो यानी जो बी साइड बी एंगल के अपोजिट है ये वाली साइड, इसे हमने कहा था कि ये हमारे पास है जी हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। ठीक यहाँ पर हम इसे लिख देंगे हाइपोटेन्यूज साइड है। इसी तरह फिर ये साइड जो है जो कि बी एंगल के साथ है इसे हम परपेंडिकुलर साइड कह देते हैं, एंगल के जो अपोजिट हो, ठीक है। यानी इसे परपेंडिकुलर भी कहा जा सकता है और इसे चूंकि एंगल के सामने है तो अपोजिट साइड कहा जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो अब ये वाली साइड है ए बी इसे हम बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको बल्कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ जी, इसे बेस भी कहा जा सकता है और साथ में इसे हम अगर बेस के अलावा एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये बात समझी थी कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें कुछ साइड्स की रेशो जैसे बेस और अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें
तो हमने हमने यूं पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर की रेशियो बेस के साथ ली जाए, ठीक है, इसको मैं पहले कंप्लीट लिखता हूँ जी। ये रेशियो हम ले रहे हैं बेस साइड के साथ, तो इसको हमने कहा था ये टेंजेंट रेशियो है, यानी टेंजेंट अब किस एंगल के रेफरेंस से, चूंकि एंगल अल्फा के सामने वाली साइड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ली गई, तो टेंजेंट अल्फा के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू यहाँ पर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ जी, टेंजेंट अल्फा इधर लिख देंगे हम लेफ्ट साइड पे, परपेंडिकुलर की जगह इसकी वैल्यू अगर आप लिख दें 17.9, ठीक है, जबकि जो बेस है हमारे पास वो 7 है, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी 17.9 को अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो ये हमारा जो जवाब बनता है ये 2.5571 इस तरह से सो ऑन चलता जा रहा है, जिसे मैं फिर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। तो अगर हमने फर्ज करें अब अल्फा फाइंड करना है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, या फर्ज करें अल्फा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो कि यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है। अब ये बीटा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बात बता ही रहा था। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर टेंजेंट का इन्वर्स लेना होगा दोनों तरफ, ठीक है। यानी यहाँ पे अल्फा रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट, इसी का इन्वर्स ले लिया जाएगा इसी इसी वैल्यू पे 2.5571 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर देखें तो इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है वो हमें अवेलेबल होता है। यहाँ से हम अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखें, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स का बटन दबाएंगे तो आपको ये इनवर्स के मिल जाएंगे ऑप्शन। अब आप 2.55714 का टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो 68.64 अप्रोक्सीमेट बनता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास आ रहा है, अल्फा जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली जो है ये इक्वल है किसके जी, 60, अभी हमने देखा था ऐसे जी, कैलकुलेट देखते हैं फिर 68.64, ठीक है, 68.64 डिग्री, ठीक है। अब इस अगर मैं इस डिग्री को, जैसे हमने सेक्साजेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है, अगर अब एंगल को मैं जो है वो इसके डिग्री मिनट्स मेजरमेंट में लाना चाहूँ तो मैं इसे ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसे, अब हमारा जवाब आ चुका है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने यहाँ पर सिंपल जो है, जो ये हम अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट है 68, ये डिग्री में है, ठीक है। जबकि ये जो है, ये जो 0.68 है, ठीक है, अगर मैं 64 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये डिग्री 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट्स के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ठीक है। 60 से तो ये जवाब हमारा मिनट्स में आ जाएगा। तो इसको 0.64 को यहाँ पे हम लिखते हैं जी 0.64, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, ये 38.4, यानी इसको मैं यूं कह सकता हूं कि जो एंगल है हमारे पास अल्फा वो 68 डिग्री है, और 34 कितना आया था जी, 38 आया था, 38 जो है, या अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 38.4, यानी हम इसे चलें 38 लिख लेते हैं, 38 जो है ये क्या जी, मिनट्स में आ गया जवाब। तो ऐसे ही हम इसको सेकंड्स में भी ला सकते थे, और यानी यहाँ तक हमने इस बात को समझा, ये अप्रोक्सीमेट था जी जवाब, यहाँ पर मैंने चूंकि इसको राउंड ऑफ किया था। तो इस तरह से आपने समझा कि अगर गिवन प्रॉब्लम में एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड किया जाता है, और बिल्कुल उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। या अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड यानी कर लिया जाए और उसकी बेस पे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना हो तो वो भी हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं।